तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं इक्वेशन के बारे में, समीकरण के बारे में। और जाहिर सी बात है ये जो इक्वेशन है वो अलजेब्रिक इक्वेशन ही होगा। दो तरह के इक्वेशन होते हैं, एक जो होता है न्यूमेरिकल इक्वेशन होता है और एक होता है अलजेब्रिक इक्वेशन। तो सबसे जो पिछला वीडियो आप लोग को अलजेब्रा के बेसिक्स के बारे में बताया था उसमें इक्वेशन का डेफिनेशन भी बताया था आप लोग को और उसका जो है टाइप्स ऑफ इक्वेशन भी बताया हुआ था। ठीक है, तो उस वीडियो को भी आप देखना चाहें तो और भी उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, कोफिशिएंट है, टर्म है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इक्वेशन है, पॉलिनोमियल है, मोनोमियल है, वो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसको भी अगर आपको देखना है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है मैंने, वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं, बात करते हैं समीकरण के बारे में। तो समीकरण का जो है परिभाषा आप लोगों को पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन है उसको अगर जीरो के बराबर कर दिया जाए, जीरो के तुल्य कर दिया जाए तो वो एक समीकरण में तब्दील हो जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे x+2 यह एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, बीजीय व्यंजक है। इसको अगर हम जीरो के बराबर कर दें तो ये जो रिजल्ट है हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, समीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो एक परिभाषा ये दे सकते हैं। दूसरा परिभाषा ये दे सकते हैं कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको किसी और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ कंपेयर कर दिया जाए, उसका तुलना कर दिया जाए बराबर से, तो भी जो रिजल्ट आता है वो भी हमारा समीकरण ही होता है। जैसे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है x+2 और दूसरा है y-3, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। दोनों को अगर बराबर से तुलना कर दिया जाए कि दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं, तो भी जो रिजल्ट आया हमारा ये भी क्या कहलाता है, समीकरण कहलाता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो एक और एग्जांपल आप लोग, एक और डेफिनेशन हम बोल सकते हैं कि इक्वेशन जो है वो एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, गणितीय एक कथन है जिसमें क्या होता है, किसी भी दो व्यंजक को, कोई भी दो एक्सप्रेशन को आपस में तुलना करते हैं या दोनों को आपस में बराबर करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से सुनिए कि इक्वेशन जो है वो एक मैथमेटिकल टर्म है, मैथमेटिकल कथन है जिसमें हम किसी भी दो एक्सप्रेशंस को आपस में बराबर दिखाते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी दो एक्सप्रेशन ले सकते हैं, x+2 और x-3, इस तरह से कोई भी दो एक्सप्रेशन ले सकते हैं, y-3। ठीक है, और इसको आपस में अगर बराबर दिखा दिए तो ये क्या कहलाता है, समीकरण होता है। ठीक है, समीकरण का परिभाषा आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गया होगा। एक और थोड़ा सा देखते हैं, इससे आपका और जो है इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है और क्लियर होगा। एक स्टेटमेंट लेते हैं जिसमें कोई बोल रहा है कि 3 और 7 का योगफल जो है वो 10 है। ठीक है, कथन है, एक स्टेटमेंट है, 3 और 7 का योगफल जो है वो 10 है। तो उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो उसको हम लिख सकते हैं 3 और +7 बराबर 10। इस तरह से ये कथन बन गया, यानी कि कथन में था 3 और 7 का योगफल, तो 3 और 7 का योगफल 10 के बराबर है, तो 10 के बराबर लिख दिए, तो ये भी हमारा एक समीकरण है। ठीक है, अब इसी समीकरण को, इसी इक्वेशन को दूसरे तरीके से देखते हैं। कोई हमसे ये बोल रहा है, एक कथन और है कि किसी संख्या और 7 का योगफल 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे एक संख्या है, कोई भी है, उसका और 7 का योगफल 10 है, तो वो संख्या हमको नहीं पता है, तो उस संख्या को हम x मान लेते हैं। और 7 का योगफल, किसी संख्या और 7 का योगफल जो है वो 10 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक कथन हो गया, ये भी एक क्या है, ये भी एक समीकरण है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये दोनों कथन है, यहाँ पे दो कथन है, दोनों कथन है जिसमें दो एक्सप्रेशंस को आपस में बराबर दिखाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे दोनों में डिफरेंस ये है कि इस वाले इक्वेशन को न्यूमेरिकल इक्वेशन बोलते हैं, न्यूमेरिकल इक्वेशन बोलते हैं इसको। क्यों, क्योंकि इसमें खाली नंबर्स ही है, आपको दिख रहा होगा ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है। ठीक है, तो ये समीकरण में खाली नंबर्स है, इस वजह से इसको न्यूमेरिकल इक्वेशन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे x जो है एक वेरिएबल है, वेरिएबल का चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे x जो है ये एक वेरिएबल है और वेरिएबल का चर्चा जो है वो अलजेब्रा में आता है। ठीक है, तो वेरिएबल की वजह से ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन, अलजेब्रिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो समीकरण का परिभाषा यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया। कोई भी कथन हो जहाँ पे दो एक्सप्रेशंस को बराबर दिखाया गया हो वही कहलाता है समीकरण। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समीकरण
समझ में आ गया है। तो अब जानते हैं समीकरण के कुछ भाग होते हैं, कुछ पार्ट होते हैं, उस पार्ट के बारे में जानते हैं। अभी तक आप लोग समीकरण समझ गए, समीकरण बनता कैसे ये भी समझ गए होंगे उम्मीद है। तो अब समीकरण के पार्ट के बारे में जरा सोचते हैं। एक समीकरण है हमारे पास, पहले भी आप लोग को एग्जांपल में दिया था, x + 2 = 10, ठीक है, ये एक समीकरण है। तो इसमें कौन कौन सा भाग है उसके बारे में जरा चर्चा करते हैं। तो यहाँ ये दिख रहा है, ये जो है राइट साइड में, ये इक्वल टू जो साइन है, बराबर का चिन्ह है, इससे ये दाहिने साइड में, तो इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड RHS, या इसको बोलते हैं दायां पक्ष, ठीक है। ये जो है बराबर के इधर है, बाएं साइड में, ठीक है, लेफ्ट साइड में, तो इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि बाएं हाथ के तरफ, ठीक है, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं बायां पक्ष, ठीक है। तो दो भाग हो गया, पहला जो है वो LHS है, दूसरा RHS है, पहला बायां पक्ष फिर दायां पक्ष। और भी इसमें कुछ पार्ट है उसके बारे में देखिए। ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल, आपको पता होगा वेरिएबल है, XYZ जो भी सिंबल्स होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, इसको हम हिंदी में चर बोलते हैं। ये दोनों पार्ट जो आपको दिख रहे हैं ये क्या है, कांस्टेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं अचर, इसका मान कभी बदलने वाला नहीं होता है। और ये जो बीच में है प्लस का साइन, इसको हम बोलते हैं ऑपरेटर। ये सारे टॉपिक्स के बारे में पिछले वीडियो में चर्चा किया है मैंने बहुत ही विस्तार रूप से, ठीक है। तो अगर आपको देखना है तो वो वीडियो भी देख सकते हैं, आपका कॉन्सेप्ट जो है और भी ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक इक्वेशन के दो पार्ट पहले देखे हमने, एक बायां पक्ष एक दायां पक्ष, फिर उसमें से कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ कांस्टेंट होते हैं और कुछ ऑपरेटर्स भी होते हैं, जैसे प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारे जो है एक इक्वेशन के पार्ट कहलाते हैं। याद हो गया होगा, बायां पक्ष दायां पक्ष, LHS RHS और वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, कांस्टेंट, ये सब चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब आते हैं समीकरण के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। तो समीकरण के प्रकार भी आपको पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, समीकरण बहुत सारे प्रकार के होते हैं। तो उसमें पहला प्रकार जो होता है वो है रैखिक समीकरण, इंग्लिश में उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो उसके बारे में मैंने ये बताया था कि कोई भी एक ऐसा समीकरण जिसमें वेरिएबल जो भी उसका मैक्सिमम एक्सपोनेंट जो होगा वो एक होगा, ठीक है, एक से अधिक घात नहीं होगा। जिस समीकरण में चर राशि का, वेरिएबल्स का मैक्सिमम पावर जो है वो एक हो, उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण। एक समीकरण देख रहे हैं x + 3 = 9, इसमें चर जो है वेरिएबल x है और दूसरा कोई चर है नहीं, इसी x का मैक्सिमम पावर कितना है, एक है, तो दैट इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन। इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन या रैखिक समीकरण। बात समझ में आ गई होगी। दूसरा आता है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो उसमें हमने बताया था, हमने पढ़ा था कि जिस समीकरण में जो वेरिएबल हो, कोई भी वेरिएबल हो, XYZ कुछ भी हो, उसका मैक्सिमम कंपोनेंट जो है वो 2 होना चाहिए, अधिकतम घात जो है वो 2 होना चाहिए, उसको बोलते हैं द्विघात समीकरण, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखते हैं 2x² + 9 = 0, ये भी एक समीकरण है क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है, लेकिन यहाँ पे x जो है वेरिएबल, इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, तो ये जो है द्विघात समीकरण हो गया, ठीक है। इसी तरह से घात बढ़ते जाएगा, समीकरण का प्रकार बढ़ते जाएगा। अगर 3 घात है तो त्रिघात बहुपद, इंग्लिश में क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। 3 घात है तो त्रिघात समीकरण, उसको क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। 4 घात है तो उसको बोलेंगे चतुर्घात समीकरण, इंग्लिश में उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये इक्वेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सभी तरह के इक्वेशन। अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बात करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन, इसको बोलते हैं मानक रूप, यानी कि समीकरण का मानक रूप, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं। तो जो हमारा रैखिक समीकरण है, जो इधर देखते हैं, एक सेकेंड, जो रैखिक समीकरण है हमारा, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं। तो रैखिक समीकरण इसी तरह का होगा, एक चर में, अब बात यहाँ पे जितने भी समीकरण की हो रही है उसको एक चर में ही आप लोग समीकरण समझेंगे। जैसे रैखिक समीकरण 2x + 3 = 9, ये एक रैखिक समीकरण है, लेकिन एक चर में। अगर इसको लिखा जाए 2x +
3y प्लस 9 बराबर 0। तो ये भी एक रैखिक समीकरण ही है, लेकिन यहाँ पे जो चर है वेरिएबल दो है, x भी है और y भी है। तो अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक चर वाले की बात करेंगे, ठीक है। दो चर वाले में बाद में जाते हैं इसी वीडियो के आगे, ठीक है। अभी हम लोग फिलहाल बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ इस एक चर वाले रैखिक द्विघात और त्रिघात समीकरण के बारे में, ठीक है। तो देखते हैं कि जो भी रैखिक समीकरण होगा एक चर में, वो 2x प्लस 3 बराबर 0 इसी रूप का होगा। चर एक है, उसका कोफिशिएंट और एक कांस्टेंट टर्म होगा, इतना ही रूप में होगा। तो अगर ये हमारा कोफिशिएंट है, इसको a मान ले, और ये वेरिएबल x है तो x रहने दे, प्लस ये जो है अपना क्या बोलते हैं इसको कांस्टेंट जो टर्म है, इसको अगर हम b मान ले तो इक्वल टू 0। यही जो आ गया हमारा ये रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप। ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। a के जगह पे कुछ भी हो सकता है, b के जगह पर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कंडीशन ये है कि a इज नॉट इक्वल टू 0। ये a का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि a का मान जैसे ही हमने 0 रखा, 0 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 0, ये जो है समीकरण हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। ये 0 जैसे ही करेंगे तो वेरिएबल खत्म हो जाएगा। तो वेरिएबल जैसे ही खत्म हुआ, जो रिमेनिंग बच गया वो अलजेब्रिक इक्वेशन नहीं बचेगा, वो एक गलत इक्वेशन और न्यूमेरिकल इक्वेशन बचेगा, ठीक है। तो हम जहां पे भी अलजेब्रिक इक्वेशन की बात करेंगे तो लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी बराबर 0 के रूप में होगा, जहां पे a का मान कभी भी 0 नहीं होगा। ये हो गया लीनियर इक्वेशन। अब आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण जब भी होता है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 बराबर 0, इसमें क्या होता है, दो x के टर्म होते हैं, ठीक है। पद जो है x के दो होते हैं, ठीक है। ये जो है द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर इसको a मान ले तो ax स्क्वायर प्लस ये इसको b मान ले तो b, और ये x है प्लस ये 9 को हम c मान लेते हैं। करते क्या है, खाली जो भी इसमें ये जो फॉर्म है द्विघात समीकरण का, इसमें खाली ये कोफिशिएंट बदलते हैं, ठीक है। रूप यही रहता है, खाली क्या होता है, ये कोफिशिएंट बदलते रहते हैं। तो इस कोफिशिएंट को a मान ले, कुछ भी हो, 1 2 3 4 कुछ भी हो। उसी तरह से इसको b और इसको c बराबर 0 मान ले, तो ये जो फॉर्म आया है, ये जो रूप आया है, यही है हमारा द्विघात समीकरण का मानक रूप। कंडीशन यहाँ पे ये है कि a इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें भी सेम शर्त है, अगर ये a 0 हुआ तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो घात 1 रह गया, तो ये द्विघात समीकरण नहीं बचेगा, ठीक है। तो अगर हमसे कोई पूछ रहा है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, तो उसको आराम से बोल सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पे a का मान इसका कभी भी 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। उसी तरह से आते हैं त्रिघात बहुपद में। इसमें क्या होता है, 3x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये एक त्रिघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि x का मैक्सिमम पावर जो है वो 3 है, तो त्रिघात बहुपद हो गया। इसमें अगर इसको a ले लें तो ax क्यूब प्लस इसको b ले लें तो bx स्क्वायर माइनस इसको अगर c ले लें तो cx प्लस इसको d ले लें तो d बराबर 0। ये जो है हमारा त्रिघात बहुपद का मानक रूप है। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें भी एक कंडीशन ये है कि ये वाला a जो है, इसका मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ये जैसे ही 0 हुआ, ये टर्म खत्म, तो बच गया द्विघात समीकरण, ठीक है। तो त्रिघात समीकरण के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर माइनस cx प्लस cx प्लस डी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये माइनस रह सकता है, इसको यहाँ पे प्लस हम किए तो ये सी एक्स माइनस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई होकर वापस माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जहाँ पे ए का मान कभी भी 0 नहीं होगा। इसी तरह से ये स्टैंडर्ड फॉर्म आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो अभी आप लोग ये समझ गए कि द्विघात समीकरण, रैखिक समीकरण, त्रिघात समीकरण, उसका मानक रूप। अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं हम अपने इस वीडियो को, और इसमें जानते हैं कि अब हम समीकरण जान गए, परिभाषा जान गए, एग्जाम्पल जान गए, उसके पावर जान गए, प्रकार जान गए, सब चीज जान गए। अब हमको सीखना है कि समीकरण को हल कैसे करना है। हम समीकरण का
सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं एक चर में रैखिक समीकरण से, यानी कि उसमें वेरिएबल्स एक होना चाहिए और पावर भी एक होना चाहिए। तो उसके लिए एग्जांपल आपको बताए थे 2x + 4 = 10, इस तरह का समीकरण है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना सीखते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले आप लोग को एक और चीज रह गया है, उसको बता दे रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही जरूरी है। अभी जो है वो हम लोग सीखने वाले हैं, बहुत ही एक जरूरी चीज वो है ये जो है प्रॉपर्टीज ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं कि बीजीय समीकरण के गुणधर्म, ठीक है। इसके सभी जो भी समीकरण है हमारे पास, रैखिक हो, द्विघात हो, त्रिघात हो, सभी समीकरण के कुछ गुण धर्म होते हैं, ठीक है। उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो पहला जो है वो है कि कोई भी एक इक्वेशन हो, जैसे ax + b = 0, ये रैखिक हो, द्विघात हो, त्रिघात हो, कोई भी इक्वेशन हो, उसमें पहला जो प्रॉपर्टीज ये होता है कि इस समीकरण के दोनों साइड में LHS और RHS में सेम समान संख्या से, एक ही नंबर से जोड़ दे, घटा दे, गुना कर दे, भाग कर दे, समीकरण हमारा ज्यों का त्यों बना रहता है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, ठीक है। तो पहला नियम क्या कह रहा है कि कोई भी इक्वेशन है, अगर दोनों साइड में अगर हम समान संख्या से क्या करें, गुना कर दें, ठीक है, तो समीकरण वही रहेगा। समान संख्या से क्या करें, जोड़ दें, समान संख्या क्या करें, जोड़ दे, तो भी इक्वेशन में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है, वो इक्वेशन सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। या फिर समान संख्या घटा भी दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या समान संख्या से भाग दे दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। पहला जो समीकरण का नियम है कि किसी भी समीकरण में, चाहे वह रैखिक हो, द्विघात हो, त्रिघात हो, उसके दोनों पक्षों में किसी एक ही संख्या को जोड़ दिया जाए, या एक ही संख्या को घटा दिया जाए, एक ही संख्या को गुणा कर दिया जाए, या एक ही संख्या को भाग दिया जाए, तो समीकरण हमारा ज्यों का त्यों बना रहता है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, ठीक है। अरे समझ में ना। तो पहला नियम आपको समझ में आ गया होगा। जैसे देखते हैं 2x + 3 = 9 है, ठीक है। इसमें अगर 2x + 3 में हम 5 इधर जोड़ दें और इधर भी 9 + 5, इसमें भी 5 जोड़ दें, तो ये समीकरण ज्यों का त्यों है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक तराजू है, तराजू आप लोगों को पता है ना, जिससे हम सामान तौलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों पक्ष जो है एक तराजू के दोनों पलड़े की तरह है, ठीक है। तो अगर दोनों पलड़ों में कोई बराबर चीज रखा हो, इधर भी 1 किलो आलू, इधर भी 1 किलो आलू, तो अगर उसमें से दोनों साइड से 1-1 किलो आलू और रख दिया जाए, तो पलड़ा क्या होगा, कौन सा झुकेगा, कोई नहीं झुकेगा, दोनों बराबर ही रहेगा। क्यों, क्योंकि 1 किलो पहले से था और 1 किलो दोनों पलड़ों में फिर से डाल दिया गया, तो वो तराजू जो है वो सेम टू सेम रहेगा, कोई नहीं झुकेगा। उसी तरह से ये समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़ा। उसी तरह से 1-1 किलो आलू था, उसमें से आधा किलो दोनों में से निकाल लिए, तो भी हमारा जो है तराजू बराबर ही रहेगा, उसका डंडी ऐसे ऊपर नीचे नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 1 किलो दोनों में था और आधा किलो दोनों से निकाल लिए, तो दोनों में आधा किलो रहेगा। उसी तरह सेम यही नियम इस पर भी लागू होता है। इसमें से भी अगर समान संख्या दोनों में से निकाल लें तो कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है, ठीक है। इसी तरह से समान संख्या से गुणा करें या समान संख्या से भाग करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण हमारा ज्यों की त्यों पहले की तरह ही बना रहता है, ठीक है। पहला आप लोगों को तरीका समझ में आ गया, पहला रूल, समीकरण का प्रॉपर्टी समझ में आ गया ना, कि दोनों पक्ष में समान संख्या जोड़े, घटाएं, गुना करे, भाग करे, समीकरण हमारा पहले की तरह ही रहता है, ठीक है। दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम ये कहता है कि कोई भी एक समीकरण हो, उसके घात को अगर दोनों साइड में बढ़ा दिया जाए तो भी हमारा समीकरण सेम का सेम रहता है। उसको हम घात 2 करें तो इधर भी 2 करना पड़ेगा, इधर 3 करें इधर भी 3 करना पड़ेगा, इधर 4 घात करें इधर भी 4 घात करना पड़ेगा, तो हमारा समीकरण वैसे ही रहेगा, ठीक है। जैसे ये x + 9 = 12 है, ठीक है। तो इस समीकरण को अगर इधर हम 3 घात दे रहे हैं
और इधर भी 3 घात कर दिए, तो ये समीकरण हमारा बैलेंस है, मतलब पलड़ा दोनों तरफ बराबर ही है, कोई कम ज़्यादा नहीं हुआ है। ये समीकरण हमारा पहले की तरह ही है, पावर बढ़ा दिए दोनों तरफ, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। ये क्यों नहीं आया, वो चीज़ आपको ये इसलिए होता है कि इधर जो पावर 3 है इसको अगर भेजेंगे तो इसको इधर जब बराबर के इस साइड में भेजेंगे तो ये x + 9 रह जाएगा = 12। इसका पावर पहले से 3 था, और ये जब पावर इधर आएगा तो पावर में 1/3 हो जाएगा। ठीक है, इसका नियम आगे बता रहे हैं आपको ये कैसे होता है। तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि पावर 1 रह गया, यानी कि x + 9 = 12। सेम पहले जैसे आ गया, अरे समझ में ना। तो दूसरा नियम ये है कि हम किसी भी समीकरण के, चाहे रैखिक हो, द्विघात हो, त्रिघात हो, दोनों पक्षों के घात को चाहे तो समान रूप से बढ़ा सकते हैं, समान रूप से घटा भी सकते हैं। हमारे समीकरण पर कोई भी ज्यादा के कोई भी असर पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, ये हो गया दूसरा रूल, दूसरा प्रॉपर्टी। ठीक है, तीसरे प्रॉपर्टी के बारे में जरा देखते हैं। ठीक है, तीसरा प्रॉपर्टी ये है कि कोई समीकरण x + 2 = 9 दिया गया है। ठीक है, तो इसमें से ये दो जो है कांस्टेंट, इसको उधर भेजेंगे, कोई भी टर्म कांस्टेंट या वेरिएबल, उसको अगर इधर भेजते हैं तो ये साइन जो है वो नेगेटिव हो जाता है। यानी कि अगर प्लस है तो बराबर के उधर भेजेंगे तो माइनस होगा, अगर इधर माइनस है तो बराबर के उधर भेजेंगे तो प्लस होगा। ठीक है, अगर इधर गुना है तो उधर जाएगा तो भाग होगा, और इधर अगर भाग है तो उधर जाएगा तो गुना होगा। ऐसा क्यों होता है उसके बारे में जरा सोचते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे x + 2 = 9 दिया है, ये समझ लेंगे हम तराजू के दो पलड़े हैं। ठीक है, तो इधर जो है x + 2 क्वांटिटी है, ठीक है, और उधर जो है वो कितना है, 9 है। ठीक है, तो अब इसके बारे में अगर इसमें से ये दो को हम उधर भेजते हैं, इधर भेजने का मतलब हुआ कि इस तराजू से दो हमने कम किया। अरे समझ में ना, ये +2 इधर भेजने का मतलब हुआ कि इसमें से दो कम किया हमने, यानी कि x में से हमने 2 कम कर दिया, हटा दिया, तो बराबर जो 9 है ये इधर वाले साइड में भी हमको 2 कम करना पड़ेगा। इसमें से ये 2 हमने हटा लिया, तराजू का कोई पलड़ा था, इसमें से 2 हटा लिया, तो इसमें से भी 2 हटाना पड़ेगा दूसरे वाले में से, तभी दोनों अपना बैलेंस बना के रखेगा। तो यही कारण है कि हम ये +2 को अगर हटाते हैं तो इधर -2 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये इक्वेशन बराबर को रख पाएगा, दोनों इक्वेशन दोनों साइड बराबर रह पाएंगे। ठीक है, आ रहा है समझ में ना। चलिए, वैसे ही अगर इधर ये माइनस है, अगर x - 2 = 9 है, तो अगर इस -2 को हम हटाते हैं तो -2 इधर हटाया, यानी कि इसमें से -2 कम हो गया, यानी कि इसमें से -2 कम हो गया, तो इधर +2 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अरे समझ में, ये -2 कम होने का मतलब इसके ऊपर से कर्जा 2 रुपया घट गया, इसका 2 कर्जा खत्म हो गया, यानी कि इसमें 2 बढ़ा है तो इसमें भी 2 बढ़ाएंगे। ठीक है, यही नियम कहता है। इसी तरह से ये नियम ये कहता है कि कोई भी इक्वेशन अगर दिया गया है वो x + कोई भी इक्वेशन है, तो इधर से अगर प्लस को उधर भेजेंगे तो उधर माइनस में जाएगा, इधर से माइनस उधर भेजेंगे तो प्लस में जाएगा, इधर से गुना उधर जाएगा तो भाग होगा, और इधर का भाग उधर जाएगा तो वो गुना होगा। सेम उधर से इधर आएगा तो सेम नियम काम करता है। ठीक है, तो उम्मीद इतना ही है, समीकरण का जो गुण धर्म है वो इतना ही है। इतना चीज अगर आप समझ गए तो समीकरण को सॉल्व करना आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है, तो अब आते हैं समीकरण को हल कैसे करते हैं उसके बारे में, थोड़ा ध्यान से देखिए। ठीक है, समझ में आ रहा होगा उम्मीद है। तो देखते हैं, अब समीकरण को हल करने के लिए हम पहले रैखिक समीकरण को हल करना सीखेंगे, फिर द्विघात समीकरण को हल करना सीखेंगे, फिर 2 चर में रैखिक समीकरण को हल करेंगे, और 2 चर में रैखिक समीकरण युग्म को हल करना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं अब समीकरण को हल करना कैसे है। ठीक है, सबसे पहले रैखिक समीकरण की ओर देखते हैं। रैखिक समीकरण जिसमें चर का घात 1 हो, तो ये होता है x + 3 = 9। इस तरह के समीकरण रैखिक समीकरण कहलाते हैं। हल करने के लिए समीकरण का प्रॉपर्टी जो है आपको बता चुके हैं, ये +3 को उधर भेजेंगे तो -3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x = ये +3 तो भेज दिए ना, तो बराबर आ गया, कुछ बचा नहीं, तो x = 9, और ये +3 इधर आया तो -3 हो गया। दैट मीन्स x = 9 में से 3 घटाएंगे
6 बचेगा। ये हमारा एक समीकरण का हल निकल गया, x इज इक्वल टू 6। इस समीकरण का हल जो है 6 है, का मतलब ये हुआ कि इस x के वैल्यू को अगर इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो दोनों साइड इक्वल आ जाएगा। ठीक है, कैसे उसको देखते हैं। x का मान 6 आया, यानी कि x की जगह पर 6 वर्ग लिख सकते हैं, प्लस 3 है तो 3 लिख दिए, बराबर कितना 9। तो 6 और 3 9 इज इक्वल टू 9। इक्वेशन जो है बैलेंस्ड है, यानी कि यही 6 जो है इस समीकरण का सॉल्यूशन है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 18। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो प्रॉपर्टी हमको पता है, जोड़ को इधर से इधर भेजेंगे घटाव होगा, घटाव को इधर से इधर भेजेंगे गुना होगा, गुना को भेजेंगे भाग होगा, और भाग को भेजेंगे तो गुना होगा। ठीक है, तो देखते हैं, पहले प्लस 9 है, इसको इधर भेजते हैं तो माइनस 9 होगा। ठीक है, तो 2x इधर रह गया और प्लस 9 को हमने इधर भेज दिया, तो ये इज इक्वल टू 18 प्लस 9 इधर आएगा तो माइनस 9, तो इधर 2x रह गया। ठीक है, और इज इक्वल टू 18 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा 9 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है x और 2 ये जो है गुना के रूप में आपस में जुटे हुए हैं, यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेटर गुना है। ठीक है, तो इसको हम 2 गुना x लिख सकते हैं ना, बराबर 9। तो ये अब देखते हैं, ये x जो है 2 के साथ गुना में, तो ये 2 इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो इधर बच गया खाली x बराबर, ये 9 पहले से था, ये 2 गुना में था, इधर आके भाग में आ गया, यानी कि x का जो वैल्यू आया वो 9/2 आया। इसका मतलब होता है 4.5। अगर 4.5 यहाँ पे x की जगह पर रखेंगे तो ये दोनों इक्वेशन का दोनों साइड जो है आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से रैखिक समीकरण को हल करते हैं। क्या करते हैं, तरीका आसान सा है। अगर दिया हो 3x प्लस 8 बराबर 20, इस तरह से एक क्वेश्चन दिया है, इसको एक बार फिर से देखते हैं। ठीक है, प्लस 8 है, हमको समीकरण हल करने का मतलब हुआ कि x का मान हमको फाइंड आउट करना है, x का मान निकालना है। तो x का मान कब निकले लगा, जब x को इधर छोड़ के ये बायां पक्ष में सिर्फ x ही रहे, बाकी सारा दायां पक्ष में चला जाए, x का वैल्यू हमको निकल जाएगा। ठीक है, तो पहले प्लस 8 को इधर भेजेंगे तो माइनस 8 हो जाएगा, मतलब 3x इज इक्वल टू 20 माइनस 8, इसका हो गया 3x इज इक्वल टू 20 में से 8 घटाएंगे तो 12 हो गया। अब ये x और 3 गुना में है, तो 3 को उधर भेजेंगे तो बट्टा में हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू 12/3, यानी कि इसको अगर हम काटेंगे तो ये 1 और ये 4 बार में कट गया, यानी कि x का वैल्यू जो है वो 4 आ गया। अगर x का वैल्यू 4 इसमें पुट करेंगे दोनों साइड बैलेंस हो जाएगा। इस तरह से हम रैखिक समीकरण का जो है समाधान निकालते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। अब चाहे तो अपने बुक से 8, 9, 10 किसी भी बुक से आप इस तरह के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब आपको समीकरण रैखिक सॉल्व करने में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। ठीक है, अब आते हैं द्विघात समीकरण के बारे में। एक समीकरण है x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये है द्विघात समीकरण। अब इसमें हमको x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें चूंकि 2x है और x का पावर भी है, एक का x जो है वो स्क्वायर है, तो बाकी सबको एक साइड में नहीं भेज सकते हैं। ठीक है, x का मान नहीं निकलेगा। इसके लिए हमारे पास 2 तरीका पता है हमको। पहला जो है वो इसको गुणनखंड करके निकालते हैं, और दूसरा जो है वो एक हमारे पास द्विघाती सूत्र है। चूंकि ये द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला भी है इसके x का मान को, इसके सॉल्यूशन को निकालने के लिए। ठीक है, तो पहले गुणनखंड के रूप में देखते हैं कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हम गुणनखंड में क्या करते हैं, जो मिडिल टर्म होता है, ठीक है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इस तरह से डिवाइड करते हैं कि लास्ट वाला पद जो है उसका और पहले पद का कोफिशिएंट जो है वो उसको गुना करने पर उतना आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पद आना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे, ये जो है 10, ये 10 है, और यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कितना है 1 है। तो हमको बीच वाले पद को ऐसे तोड़ना है कि उन दोनों को गुणा करने पर इसके गुणनफल के बराबर आना चाहिए, यानी कि इसका कोफिशिएंट और 10 का गुणा करेंगे तो 1 गुना 10 कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, और हमारा टर्म कितना है 3 लाना है हमको, तो हम क्या करते हैं, इस 10 को 2 भाग में तोड़ते हैं। ठीक है, इसको 2 भाग में तोड़ेंगे तो ये आ गया 2 × 5 हो गया ना, 2 × 5, तो ये 2 भाग में टूटा है ऐसे,
तो हमको करना ये है कि अगर हमको गुना करना हो तो 10 आए और उसको जोड़े घटाएं तो 3 आना चाहिए, -3 आना चाहिए। ठीक है, तो कैसे लिख सकते हैं, अगर 5 में से 2 घटा दे तो 3 आ जाएगा ना, या -5 में 2 जोड़ दे तो 3 आ जाएगा। आ रहा है समझ में ना? तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, इसको 2 भाग में तोड़ना है तो +2x -5x। ठीक है, इसको ध्यान से देखते हैं, 2 और 5 को जब गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, और 5 में से 2 घटाएंगे तो -3 आ जाएगा। ठीक है, -5 में से 2 घटाएंगे इसको तो -3 आएगा और -10 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन निकलता है, उसको कॉमन ले लेते हैं। इसमें x है, इसमें भी x है, दोनों में x कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो x को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, अब इसमें से x कॉमन लिया हमने तो बच गया x, 2x है, चूंकि x इंटू एक्स है तो x निकल गया तो x बच गया, प्लस इसमें से ये x निकल आया तो बचा क्या, 2। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब इन दोनों में से यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 10 है, तो 10 को हम 2 गुने 5 लिख सकते हैं ना, यानी कि 10 में भी क्या है, 5 छुपा हुआ है, यानी कि इन दोनों में 5 कॉमन है तो -5, रुको, तो हम देख रहे थे यहाँ पे 10 जो है 5 दोनों में कॉमन है तो प्लस -5 यहाँ पे हमने निकाल लिया, तो इसमें से -5 निकल गया तो खाली x बच गया। ठीक है, और यहाँ पे -10 है तो -10 का मतलब हुआ -2 × 5 हुआ ना, तो माइनस और 5 हमने यहाँ पे कॉमन निकाल लिया है तो बचा क्या, +2 खाली बच गया तो +2 लिखेंगे। ठीक है, बराबर 0 है तो बराबर 0 दे देंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे बीच में दोनों कोष्ठ में बराबर चीज आया तो हमारा गुणनखंड जो है वो सही जा रहा है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि बीच में जो है वो बराबर आना चाहिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसके गुणांक को और इसके गुणांक को दोनों को एक साथ लिखते हैं। ये गुणा का रूल है, इसको आपको एक और वीडियो इसके लिए अलग से बनाएंगे, ये क्यों एक साथ लिखते हैं उसके लिए। ठीक है, गुणा का नियम में आता है, वो ऐसे होता है जैसे a + b × a + b होता है ना, तो हम क्या करते हैं a × a + b लिखते हैं, इसको a × मैंने a उठा के दोनों में गुणा करते हैं, फिर b उठा के +b × a + b। ठीक है, ये इसको हमने इस रूप में तोड़ दिया, a को उठाया दोनों में गुणा किया, फिर b को उठाया दोनों में गुणा किया, तो वही इस रूप में ये लिखा हुआ है a × a + b, b × a + b, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको और इसको एक साथ लिखे हैं यहाँ पे, तो इन दोनों को एक साथ ले लेंगे x - 5 और इन दोनों के बदले में 1 लिख दिए x + 2। यहाँ पे कैसे, इन दोनों के बदले में 1 है और इन दोनों को यहाँ पे एक साथ लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया = 0। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि 2 संख्याएं हैं और उनका बीच में गुणनफल 0 है। ठीक है, तो 2 संख्याएं, एक पहली संख्या और दूसरी संख्या, और इनका गुणनफल 0 है, तो इसके लिए 2 कंडीशन है, 3 कंडीशन है एक्चुअली, या तो ये 0 होना चाहिए और ये कुछ भी 1 2 3 4 कुछ भी हो तब 0 आएगा, या ये 0 होना चाहिए, ये कुछ भी हो 1 2 3 4 कुछ भी तब 0 आएगा, क्योंकि एक 0 से गुणा करेंगे तो सब 0 हो जाता है, या तीसरा कंडीशन दोनों 0 हो तब 0 होगा, यानी कि इन दोनों का गुणनफल 0 है, इसका मतलब हुआ या तो ये 0 है, नहीं तो ये 0 है, नहीं तो दोनों 0 है। तो हम लिखते हैं x - 5 = 0 या x + 2 = 0, है ना। तो -5 को उधर भेजेंगे तो x = +5, या x को अगर ये +2 को उधर भेजेंगे तो -2। अब यहाँ पे x का मान एक 5 आ गया, एक -2 आ गया, यानी कि x = 5 और -2, x के 2 मान निकल गए। तो हमको पता होना चाहिए कि रैखिक समीकरण का एक हल निकलता है और द्विघात समीकरण का ज्यादा से ज्यादा 2 हल निकलेगा, 2 से ज्यादा नहीं निकल सकता है। ठीक है, त्रिघात समीकरण का मैक्सिमम 3 हल निकलते हैं। यहाँ पे x का मान 5 और -2 आने का मतलब हुआ कि इन दोनों में से किसी मान को हम अगर इस समीकरण में फिट करते हैं तो ये समीकरण दोनों तरफ से बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, ये पहला तरीका था गुणनखंड विधि, और दूसरा तरीका जो है वो हमारे पास एक द्विघाती सूत्र हमको दिया गया है, उसी सूत्र के द्वारा हम दूसरा तरीके से हम क्या करते हैं, समीकरण का समाधान निकालते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। वो द्विघाती सूत्र ये है कि शून्यक, इसको हल भी बोलते हैं। ठीक है, शून्यक = द्विघाती समीकरण, द्विघात समीकरण का शून्यक बराबर -b ± √d/2
2a, ठीक है। ये एक सूत्र है हमको x का मान निकालने के लिए, ठीक है। इसी को बोलते हैं द्विघाती सूत्र। और ये b d a ये जितना भी है ये कोफिशिएंट है, इसको आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हम d के बारे में जानते हैं, ठीक है। d को हम लोग इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट या हिंदी में विविक्तकर या विवेचक बोलते हैं, ठीक है। डी निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। डी निकालने का फॉर्मूला, विविक्तकर निकालने का फॉर्मूला जो है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ये क्यों निकालते हैं उसके बारे में देखिए। पहले ए बी और सी ये जो है ये इस समीकरण का कोफिशिएंट है। आप लोग को पहले बताए थे कि द्विघात समीकरण का जो है मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होता है ना, बराबर 0। तो ए जो है x का कोफिशिएंट है, तो ये a जो है x का कोफिशिएंट है। उसी तरह से b जो a जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b जो है x का कोफिशिएंट है, और c जो है वो कांस्टेंट पद है, ठीक है, अचर पद है, ठीक है। तो d निकालते हैं तो b स्क्वायर यानी कि a ये है, b ये है और c ये है, तो b का स्क्वायर का मतलब हुआ -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, ठीक है। माइनस है तो माइनस दे दिए। 4 इंटू ए जो है वो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो कोफिशिएंट कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, इंटू सी जो है -10 है तो -10 लिखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे -4 इंटू 1 इंटू -10 कितना हो जाएगा, -40 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं आगे, 9 माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस और ये 40 हो गया, यानी कि डी जो आ गया 49 आ गया, यानी कि इस समीकरण का विवेचक या विवेक्तकर जो है वो 49 आया है। अब ये डी जो है d इज इक्वल टू 49 जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इसको देख के हम बता सकते हैं इसका हल निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो उसके लिए कंडीशन ये है कि अगर d का मान 0 है, अगर ये इतना सारा प्रोसेस करने के बाद d का मान 0 आ गया, उसका मतलब ये होता है कि इस द्विघात समीकरण के दो शून्यक होंगे, दोनों समान होंगे। यानी कि यहाँ पे एक अगर 2 है तो दूसरा भी 2 होगा, और एक अगर 3 है तो दूसरा भी 3 होगा, ठीक है। तो अगर d 0 है तो दो समीकरण होंगे, दो हल होंगे और दोनों समान होंगे। अगर d का मान 0 से बड़ा है, 1 2 3 4 कुछ भी है, तो उस द्विघात समीकरण के दो हल होंगे और दोनों अलग अलग होंगे, वास्तविक होंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अगर 0 होगा तो समीकरण का दो हल और दोनों समान होंगे, ठीक है। अगर d 0 से बड़ा होगा, 1 2 3 4 कुछ भी आ गया, तो उस समीकरण के दो मूल होंगे, दो हल होंगे, दोनों वास्तविक होंगे और दोनों अलग अलग होंगे। अगर d माइनस में आ गया, 0 से छोटा आ गया, तो उस द्विघात समीकरण का कोई मूल नहीं निकलने वाला, कोई हल नहीं निकलने वाला है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं d कितना है, 49 आया है, d का मान 49 है, यानी कि 0 से बड़ा है। तो इस समीकरण का जो मूल होगा, इसका हल जो होगा वो 2 होगा और अलग अलग होगा, ठीक है। मान निकाल के देखते हैं। -b है तो माइनस लिख दिए, और b के जगह पर -3 है तो -3 लिख दिए, ठीक है। प्लस माइनस है तो प्लस माइनस लिख दिए। अंडर रूट d है, d का मान कितना है, 49 है तो 49 लिख दिए। बाई 2a, 2 इंटू a के जगह पर कितना है, 1 है तो 1 लिख दिए। इसको आगे बढ़ाएंगे, माइनस माइनस गुना हो गया प्लस और 3 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट, इसको अगर वो करेंगे वर्गमूल निकालेंगे स्क्वायर रूट, तो ये 7 आ जाएगा, 7 सत्ते 49 बटा 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे आंसर हमारा कितना आया, 3 प्लस माइनस 7/2a, यानी कि 2a का मान है 2, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस माइनस का मतलब ये होता है कि एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है, ठीक है। तो अगर प्लस लेते हैं तो 3 + 7/2 और माइनस लेते हैं तो 3 - 7/2। अब देखते हैं 3 और प्लस 7 कितना होगा, 10/2, यानी कि इसका वैल्यू 5 आ गया। और 3 में से 7 घटाएंगे तो -4 बचेगा, और बट्टा में 2 है, काटेंगे तो -2 आएगा। पिछले बार भी हमने निकाला था, 2 हल आया था, एक का 5 आया था, एक का -2। इस बार भी एक का 5, इस बार एक का -2, यानी कि दोनों तरीका जो है कारगर है। वो पहला जो है हम समीकरण का गुणनखंड विधि द्वारा निकाल सकते हैं, और दूसरा तरीका जो है वो इस द्विघात सूत्र से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आगे जानते हैं।
तो आइए दोस्तों, अभी हमने जो रैखिक समीकरण का हल निकालना सीखा वो x + 2 = 9 इस रूप में था। उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल था। अगर दो वेरिएबल हो तब रैखिक समीकरण का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो देखना है। मतलब कि उसमें दो वेरिएबल होने चाहिए, x + y = 5। इस तरह के अगर इसमें एक ही समीकरण एक ही वेरिएबल है, इसमें x और y दो वेरिएबल्स है, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान देने वाली बात है और आसान भी है। ठीक है, क्या करते हैं, कोई भी एक वेरिएबल इधर रखेंगे, बाकी को उधर भेज देंगे। तो अगर x को इधर रखते हैं तो y प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। दैट मीन्स x = 5 - y प्लस y इधर -y में आ गया। इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, y का वैल्यू अपने मर्जी से कुछ भी रखते जाएंगे, x का मान निकलते आएगा। ठीक है, लिखेंगे यदि y = 0। ठीक है, अगर y का मान 0 रख दिए तो 5 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा 5, तो x = 5, तो x = 5 आ जाएगा। ठीक है, यदि y = 1 रख दिए, ठीक है, y का मान 1 रख दिए तो 5 में से 1 जाएगा, कितना हो गया 4 हो गया, तो x = 4, तो x = 4 आएगा। ठीक है, उसी तरह से यदि y = 3 रख दिए, ठीक है, y का मान अगर 3 रखे तो 5 - 3 = 2, यानी कि x = 2, तो x = 2। इस तरह से जैसे जैसे हम y का मान रखते जाएंगे वैसे वैसे x का मान निकलते जाएगा और इसका अनंत रूप से जितना चाहे उतना हल निकाल सकते हैं। इसका दूसरा तरीका, ऐसे हम एक खंड बना सकते हैं, ऐसे एक में x का वैल्यू एक में y का वैल्यू। तो यहाँ पे y का मान 0 रखे हैं, y का मान 0 रखे हैं तो x का मान कितना है 5 आया है। y का मान 1 रखे हैं तो x का मान 4 आया है। y का मान 3 रखे हैं तो x का मान 2 आया है। उसी तरह से y का मान अगर यहाँ पे 5 रख देते हैं तो 5 - 5 यानी कि x = 0, तो x का मान 0 आएगा। यहाँ पे ऐसे ही y का मान भरते जाएंगे और x का मान निकलते आएगा। इसी तरह से रैखिक समीकरण अगर दो चर में दिया हो तो इसको ऐसे हल करते हैं। ये आपको 9th में पढ़ना है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि अगर रैखिक समीकरण हो दो चर में और उसका युग्म दिया हो तो उसको कैसे हल करेंगे वो देखते हैं। मतलब ये हुआ कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को कैसे हल करें। ध्यान से देखिए, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का मतलब आप लोगों को पता होगा, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मतलब हुआ कि ये युग्म का मतलब जोड़ा होता है, दो समीकरण होता है और दोनों में दो दो चर होते हैं। जैसे x + y = 8, x - y = 2। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं दो चर है और दोनों रैखिक में है, यानी कि दोनों का पावर कितना है एक ही है और ये दोनों, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। ठीक है, तो इसको कैसे हल करते हैं ये जो है 10th क्लास में हमको पढ़ना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो आपको अगले वीडियो में हम 10th का सिलेबस चालू करने वाले हैं, उसमें हमको तीसरा चैप्टर जो है वो यही है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसको बहुत सारे तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ग्राफीय विधि से ग्राफ बना के, उसके बाद विलोपन विधि है, वज्रगुणन विधि है, उसके बाद और भी प्रतिस्थापन विधि है, बहुत सारा विधि है जिससे हम इन दोनों समीकरण को हल कर सकते हैं। तो वो चीज़ हम आपको अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं जब सिलेबस चालू करेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोग पसंद आया होगा। सॉरी दोस्तों, बीच में लाइन कट गया था, वो अपने हाथ में नहीं है, लाइन आते जाते रहता है। तो मैं बता रहा था आपको अगले वीडियो में जब सिलेबस चालू करेंगे तो ये दोनों समीकरण को कैसे हल करते हैं उसके बहुत सारे विधि हैं, उसको सीखेंगे। तब तक के लिए आपको उम्मीद है अच्छा लगा होगा ये वीडियो, तो इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो का।